नमस्ते। आज हम 12 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर के पीडीएफ चाहते, करंट अफेयर के पीडीएफ चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रखी है उस लिंक पे क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। जो एक्सक्यूज मी, जो सबसे पहली हमें न्यूज मिल रही है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटिनरी फेस्टिवल को लेके। जैसे आपको पता है कि एक बहुत पहले की घटना है, ये करंट अफेयर हिस्ट्री से जाता है, GS1 से जाता है। बहुत पहले का इवेंट है हिस्ट्री का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक, जो कि था काकोरी की ट्रेन रॉबरी, जहां क्रांतिकारी जो थे हमारे दूसरे फेज के, जो हिस्ट्री में आप पढ़ते, उन्होंने काकोरी में एक ट्रेन को लूटा था जिसमें ब्रिटिश का ऑफिशियल कैश जा रहा था। और वो क्रांतिकारी जो थे वो उस पैसे को लूट के, उस कैश को लूट के उससे खरीदने वाले थे अपने हथियार। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन सैनिटरी फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अच्छे से नोट कीजिएगा ये वाले इवेंट को इस बार हिस्ट्री के, क्योंकि 100 ईयर्स पूरे हुए। और आपको मैंने पहले ही बताया, जिस भी इवेंट को 100 ईयर पूरे होते हैं या होने वाले होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। 100 ईयर में हम एंटर हुए, 100 ईयर अभी पूरे होंगे जब हम अगस्त 2025 में जाएंगे। तो अगस्त की बात है 1925 की, इन लोगों ने ये काकोरी में ट्रेन को लूटा था। तो इसके 100वें साल में हम पहुंच चुके हैं। इन 2025 को हम 100 साल पूरे कर लेंगे इस काकोरी जो ट्रेन एक्शन थी उसको। तो चलिए जो पहली न्यूज है उसको पढ़ते हैं, और पहली न्यूज जो हमें देखने मिल रही है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन को पढ़ेंगे। इसका सिलेबस जो होता है वो GS1 और हिस्ट्री में जाता है। सबसे पहले कंटेक्स्ट, रिसेंटली यूपी की सरकार ने इनॉग्रेट किया है काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटेनरी फेस्टिवल करके है। तो हम कहेंगे काकोरी ट्रेन सेंटेनरी फेस्टिवल जो होता है उसका इनॉग्रेशन हो गया है, और ये हुआ यूपी में। यूपी में इसलिए क्योंकि यूपी में ही काकोरी नाम की जगह है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। तो लखनऊ में ही काकोरी आता है। काकोरी स्टेशन पे इस ट्रेन को लूटा गया था और ये लखनऊ में मनाया जा रहा है ये फेस्टिवल। और ये 100th एनिवर्सरी जो है काकोरी ट्रेन एक्शन की, वो यहाँ पे हम पूरी कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। टू एजुकेट यूथ एंड स्कूल चिल्ड्रेन कि किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए क्या क्या नहीं किया। सबसे पहले आपको ये बता दूं इस ट्रेन के इंसिडेंट्स के बारे में। काकोरी ट्रेन एक्शन अगर देखा गया तो काकोरी ट्रेन एक्शन यानी क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन यानी एक रॉबरी थी। रॉबरी यानी वो होती है जिसमें आप हथियार ले जाके किसी भी चीज को में जाके रॉबरी यानी लूटते हो। अब यहाँ पे हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि वो काकोरी नाम का एक स्टेशन है, वहां पे एक ब्रिटिश की ट्रेन जाने वाली थी, उसमें ब्रिटिश का ऑफिशियल कैश जा रहा था। वो कैश ब्रिटिश का जरूर होगा बट वो पैसा हमारे देश का था। हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा कि हमारे देश का पैसा तो हमारे ही इस्तेमाल में हम लाएंगे। काकोरी में जो ऑफिशियल कैश जा रहा था उसको ऑफिशियल कैश को लूटने का प्लान बनाया हमारे क्रांतिकारियों ने। हमारे क्रांतिकारियों में मेन थे बिस्मिल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, और दूसरे अशफाकुल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल जो है और अशफाकुल्ला जो है, ये दो मेन क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये काकोरी रॉबरी को लीड किया था। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। अब होता क्या है, इन्होंने ये जो एसोसिएशन बनाया था क्रांतिकारियों ने, उस एसोसिएशन का नाम था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इनके जो एसोसिएशन है उसका नाम है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उनका मेन एम था कि हम हथियार खरीद के उस हथियार से ब्रिटिश को डराएंगे, ब्रिटिश को हम एक तरह से बताएंगे कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हो, हम इंडियन लोग हैं, हमसे डर जाओ, अदरवाइज हम इसी तरह आपके ऑफिसर्स को मारते रहेंगे जो हमारे देश में कुछ गलत करते रहेंगे। तो ऐसे कुछ गलत ऑफिसर्स को मारने के लिए हमारे क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने थे। हथियार खरीदने के लिए उनको कैश की जरूरत थी। ये कैश वो ट्रेन में से लूटने वाले थे। तो ये जो ट्रेन थी ये अगस्त 1925 को लूटने का प्लान बनाया गया था और इसको अंजाम दे रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ट्रेन का नंबर है 8 डाउन। ट्रेन थी 8 डाउन ट्रेन जो कि शाहजहांपुर से, तो हम कहेंगे लखनऊ तक जा रही थी। इसमें तो कैरिड मोर देन जस्ट पैसेंजर्स, इसमें पैसेंजर्स तो थे ही बट पैसेंजर्स से भी कई एक चीज ज्यादा थी, वो था एक ऑफिशियल ये हम कहेंगे जो कैश है वो ट्रेजरी बैग्स, जिसमें कैश रखते हैं वो बैग्स इसके अंदर थी। इसके साथ साथ इसमें जो टैक्सेस इंडियन से कलेक्ट करते थे वो टैक्सेस के पैसे रखे हुए थे इस ट्रेन में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी चीजें हैं ये पूरे इस ट्रेन में थी पैसे से रिलेटेड।
अब यहाँ पे रॉबरी करनी थी। रॉबरी करने के लिए काकोरी नाम का स्टेशन चुना गया था, क्योंकि काकोरी नाम के स्टेशन पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं थी और एक छोटा सा स्टेशन था जहां पे आप देखोगे तो बहुत ऐसे कुछ हम कहेंगे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं और कुछ ब्रिटिश के लिए नहीं था, तो इनके लिए इजी था कि वो वहां काकोरी में जाके इस ट्रेन को लूटे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम इन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को खराब करने के लिए, ब्रिटिश जो हमें हमारा शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको खत्म करेंगे हम ब्रिटिश को मार के। तो इसीलिए हम कैश खरीद के उससे हथियार खरीदेंगे। जैसे ट्रेन काकोरी में आती है, एक रिवॉल्यूशनरी, वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, इन सब में से एक राजेंद्र लहरी, उन्होंने इमरजेंसी चेन खींची। अब क्या था कि राजेंद्र लहरी ऑलरेडी इस ट्रेन में थे। जब ये ट्रेन जा रही थी तो राजेंद्र लहरी को ये कहा गया था कि जैसे काकोरी स्टेशन आएगा चेन पुल करना। राजेंद्र लहरी ने चेन खींची। चेन खींचते बराबर ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकते बराबर उसके अंदर कुछ क्रांतिकारी घुस गए, उनके हाथ में हथियार थे। उन्होंने वो हथियार दिखा के कुछ 8,000 की कैश उस वक्त लूटी थी। उस वक्त 8,000 रुपए आने बहुत बड़ी बात थी, आज के लिए 8,000 रुपए कुछ भी नहीं। उन्होंने 8,000 रुपए की कैश लूटी। कैश लूट के आखिर करने क्या वाले थे हमारे क्रांतिकारी? वो गलत लोग नहीं थे, ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस रॉबरी को? आखिर इस रॉबरी को अंजाम देके लोग क्या करने वाले थे? पहला था कि फंडिंग, जो भी देश में क्रांति लानी है उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो उसकी फंडिंग इसी कैश से होगी। एचआरए को बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी कहा गया, क्योंकि काकोरी रॉबरी के बाद इन सब क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया जो एचआरए के थे, और कुछ लोगों को मौत की सजा यानी फांसी की सजा सुना दी गई, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह से एचआरए बंद हो गया। बट बाद में और क्रांतिकारी आए, उन्होंने एचएसआरए खोला। एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे हथियार खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी, इसीलिए इन्होंने कैश लूटी थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्रोटेस्ट अगेंस्ट टैक्सेशन। हमारे टैक्स का पैसा हमसे कलेक्ट करते हो और खुद के लिए यूज करते हो, ये चीज को हम बहिष्कार करते थे, इसका हम प्रोटेस्ट करते थे। इसीलिए ब्रिटिश जो है इंडिया के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाते थे। काकोरी के क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि हम लोग, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है इसको खत्म करेंगे और जो भी कैश ये हमसे कमाएंगे टैक्स के रूप में, उसको हम लूटेंगे, वो क्योंकि हमारा पैसा और हमारे देश के काम में उसको लाएंगे। अगला है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, क्रिएटिंग अवेयरनेस बाय रॉबिंग द ट्रेन। लोगों में नहीं तो हम कहेंगे कि गार्नर पब्लिक अटेंशन है ना, तो लोगों में जैसा मैंने बताया, ब्रिटिश तो डर जाएंगे बट लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना है हमें। लोग अवेयर हो जाएंगे कि भाई देखो देश के लिए लोग कुछ कर रहे हैं, हमें भी करना होगा। इस तरह से लोगों को अवेयर करना कि देखिए हम कर रहे हैं कुछ हमारे देश के लिए, ब्रिटिश के अंडर हमें नहीं रहना है, इस चीज को लेके ब्रिटिश को अवेयर करना, यही इस रॉबरी के पीछे का एक और ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा यहाँ पे आफ्टरमाथ हुआ क्या बाद में? ट्रेन को लूट लिया गया, उसके बाद होता क्या? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्होंने मैनहंट शुरू कर दिया, इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। रिवॉल्यूशनरी जो भी एचआरए से जुड़े थे उन सब क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल अरेस्ट कर लिए जाते हैं शाहजहांपुर में, अशफाकुल्ला खान ये अरेस्ट कर जाते हैं दिल्ली में। इन टोटल हम कहेंगे कि 40 लोगों को अरेस्ट किया था। काकोरी जो कांड है उसको काकोरी कांड भी कहा जाता है हिंदी में। इसी को हम काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं ब्रिटिश, या फिर काकोरी ट्रेन इवेंट भी इसको कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग यहाँ पे इवेंट्स, यहाँ पे इवेंट एक ये नाम अलग अलग है। इस ट्रेन को हमारे क्रांतिकारियों ने काकोरी में लूटा और उसके बाद हथियार खरीदने का प्लान था, बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने सबको पकड़ लिया और फिर उनको किसी को फांसी किसी को जेल ये कर दिया गया। उसके बाद इनका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया, बट फिर से एक ऑर्गेनाइजेशन खुला जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसमें भी हमें बड़े बड़े क्रांतिकारी मिले जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोहरा, ऐसे काफी सारे हमें जो लोग है वो बाद के ऑर्गेनाइजेशन में मिले। तो ये जो रॉबरी थी ये उनके पहले की रॉबरी है जो कि हमने देखी। इसका सोर्स था न्यूज ऑन एयर, ऑल इंडिया रिपोर्टर, यहाँ पे आपको देखने मिलता है। तो पहली न्यूज हिस्ट्री से जाते हुए दिखती है जिसका नाम था काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटिनरी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है ये 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए मनाया जा रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चलो दूसरे जो करंट अफेयर इसकी ओर चलते हैं। दूसरा जो करंट अफेयर आपको देखने मिलता है वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में आपको ये देखने मिलता है, पॉलिटी में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो हमारा अनटचेबिलिटी खत्म करने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर कौन सा आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म करने वाले आर्टिकल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो आर्टिकल को सपोर्ट देने के लिए एक एक्ट बना है, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ताकि देश में अनटचेबिलिटी जैसे चीजें ना हो, अस्पृश्यता जैसे चीजें ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है ये 1955 का एक्ट है। इस 1955 के एक्ट में सबसे पहले हम देखते हैं
इसका सिलेबस जाता है GS2 या फिर पॉलिटी में। अब ये न्यूज में क्यों रहा और इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आ सकता है? सबसे पहले आदिवासी जो होते हैं, जो लोग आदिवासी है, हैव बीन इंक्लूडेड एज पर्सन प्रोफेसिंग द हिंदू रिलीजन। तो हम कहेंगे आदिवासियों को इंक्लूड करा दिया गया है वो लोगों में जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो भी हिंदू ही है, वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत इंक्लूड कर दिया गया है। यानी ये लोग भी जो आदिवासी है उनके लिए भी अब ये एक्ट काम करेगा। होता क्या है, गवर्नमेंट ने ऐसा पार्लियामेंट को बताया है, मिनिस्टर्स का रिस्पांस जो है कम एंड अमिड द ऑनगोइंग डिबेट ओवर वेदर आदिवासी, पहले से डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट में कि उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। आखिरकार मिनिस्टर्स ने अपना जो डिसीजन है वो बताया और मिनिस्टर ने बोला कि जो आदिवासी लोग है या जो ट्राइबल लोग है हमारे देश के, उनको हम हिंदू में ही कंसिडर करते हैं, तो उनके ऊपर भी हम ये एक्ट लगाएंगे और उनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। आखिरकार आदिवासियों को भी प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के चलते। जैसे कि जो दलित वर्ग थे उनको मिला हुआ था, अभी आदिवासियों को भी इसमें इंक्लूड कराने की बात कही गई है। चलिए देखते हैं सिविल राइट्स एक्ट में क्या कहा है। सिविल राइट्स एक्ट जो है ये सबसे पहले फंडामेंटल राइट जो है उसको एक तरह से अंजाम देने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए ये लाया गया था। तो हम कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 क्या है? इट वाज डिजाइन्ड टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि SC STs को इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। SC STs को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए ये एक एक्ट लाया गया था। उसमें क्या क्या लिखा है? उसमें लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहली बात उसमें ये लिखा है कि किसी के साथ भी जो SC STs है उनके साथ भेदभाव करना ये इलीगल है। अगर ऐसा किया जाता है तो इनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी जो ऐसे सब काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि किसी के पब्लिक लाइफ में उसके साथ इक्वालिटी ना दिखाना, डिस्क्रिमिनेशन करना, जैसे किसी को किसी पब्लिक प्लेसेस में ना आने देना या एम्प्लॉयमेंट ना देना, गवर्नमेंट की प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, एम्प्लॉयमेंट ना देना गवर्नमेंट में, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशंस ना देना, ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट करता है वो SC STs को। ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा इसमें पेनल्टी दी है, इसमें अलग अलग पेनल्टीज दी है। अगर कोई इस तरह के कुछ हम कहेंगे कि एक्ट करता है या फिर इस तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसको फाइन्स कितनी लगेगी, कितनी इंप्रिजनमेंट होगा, ये दिया है। अब यहाँ पे हम पूरी पेनल्टीज तो डिस्कस नहीं कर सकते, बस इतना बता दो प्रोविजन में कि उसमें पेनल्टीज भी दी है, क्योंकि हर एक क्राइम के लिए अलग अलग पेनल्टी है, इसलिए हम यहाँ पे पूरी देखना हमें जरूरी नहीं। हमारे एग्जाम के लिए जितना पढ़ा रहा उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें पेनल्टीज भी दी है। तीसरा इसमें एनफोर्समेंट दिया है। ऐसा कहा गया है कि एक्ट एम्पावर्ड द स्टेट, जो स्टेट है यानी हमारी जो भी सरकारें हैं उनको ये पावर दिया गया है कि वो इसके लिए स्पेशल अथॉरिटीज या स्पेशल ऑफिसर्स बना सकते हैं, जहां पे जो SC STs है वो अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रहा है कि नहीं ये भी गवर्नमेंट देख सकती है। तो इस तरह से एनफोर्समेंट भी इसका किया जा सकता है। इतना ही नहीं तो इसमें अमेंडमेंट भी किए गए, ओवर टाइम अमेंडमेंट इसमें काफी सारे होते हैं, हैज बीन अमेंडेड एंड सप्लीमेंटेड बाय अदर लेजिस्लेशन भी इसमें, अलग अलग लॉ भी इसमें है। सो मोस्ट नोटेबल जो है वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये वाला एक्ट अच्छे से याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसमें यही कहा गया है जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा, जो भी भेदभाव करेगा SC STs के साथ, या जो भी उनको कुछ बुरा भला बुरा बोलेगा उनके स्टेटस को लेके, तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और कौन से एक्ट के तहत? तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। ऐसी कुछ गलत बातें बोलना, इसको एट्रोसिटी का एक्ट कहते हैं, तो एट्रोसिटीज की सजा उनको होगी, ये भी यहाँ कहा गया है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखिए कि काफी सारी अच्छी चीजें हमारे देश में, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसके चलते हर सिविलियन के राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। सो ये जो न्यूज थी इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। उसके बाद हम आते हैं पार्लियामेंट्री सेशन एडजर्नमेंट सिनेडाई। अब यहाँ पे इसको सिनेडाई कहिए, साइनडाई कहिए, एक ही बात है। हमारे पार्लियामेंट का जो सेशन है वहां पे एडजर्नमेंट सिनेडाई ले लिया गया है, यानी सेशन समाप्त हो गया है, ऐसी ही घोषणा यहाँ पे हाउस ने कर दी है। अब कुछ समय तक प्रेसिडेंट रुकेंगे, अब प्रेसिडेंट जो होंगे वो फिर उसमें प्रोरोगेशन बता देंगे। प्रोरोगेशन एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो सेशन की समाप्ति फाइनली हो जाएगी, सेशन खत्म हो जाएगा, एंड ऑफ द सेशन। पार्लियामेंट्री सेशन एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या होता है? पॉलिटी का ये जो है हम कहेंगे ये सिलेबस पॉलिटी है, और पॉलिटी में इससे आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। तो इंडियन पॉलिटी जो है या GS2 में इसके ऊपर क्वेश्चन मिलता है, दैट इज पार्लियामेंट्री सेशन एडजर्न सिनेडाई। लोकसभा ये एडजर्न हो चुकी है, सिनेडाई या साइनडाई जिसे कहते हैं वो हो चुका है यहाँ पे एक सिटिंग अहेड ऑफ शेड्यूल ऑफ दिस सेशन। हम कहेंगे कि हमारा जो शेड्यूल था सेशन का वो खत्म हो चुका है, ऐसा डिक्लेयर किया है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले एडजर्नमेंट सिनेडाई के बारे में।
एडजर्नमेंट यानी क्या, ये सबसे पहले आपको बता देता हूं, आपको 2-3 कंसेप्ट बता देता हूं यहां जाने के पहले। एडजर्नमेंट नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एडजर्नमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल एडजर्नमेंट होता है सिर्फ, और एक होता है एडजर्नमेंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, सिनेडाई। अब यहाँ पे एडजर्नमेंट जो होता है नॉर्मली वो कुछ समय के लिए मीटिंग या सिटिंग्स को रोकता है। फॉर एग्जांपल सेशन चल रहा है, सेशन चलने के बाद 3 दिन तक हमें सेशन बंद रखना है, तो हमारे जो लोकसभा है उसके स्पीकर या राज्यसभा की कुछ समय के लिए हमें सिटिंग या मीटिंग रोकनी है, तो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन, ये लोगों के पास पावर होता है कि ये एडजर्नमेंट बोलते हैं। अगर ये एडजर्नमेंट लेते हैं तो मीटिंग कुछ समय के लिए बर्खास्त की जाती है, जैसे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, एनी टाइम ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग द सेशन। अब ये हो सकता है, सो हम कहेंगे ये अगर टाइम बता के हो रहा है तो उसको एडजर्नमेंट कहते हैं, बट अगर टाइम नहीं बताया जा रहा है कितने समय के लिए एडजर्न हो रही है तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट सिनेडाई। तो वहां कहते हैं कि हमारे जो सदन की कार्रवाई है उसे बर्खास्त किया जाता है। अब कितने समय के लिए बर्खास्त कर रहे हैं यहाँ पे बताया नहीं जाता है क्योंकि काम खत्म हो चुके हैं, तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट सिनेडाई। एडजर्नमेंट सिनेडाई होता है तब हाउस की सिटिंग्स बंद हो जाती है, हाउस फिर सेशन में नहीं आएंगे। उसके बाद अब कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट रुकते हैं, क्योंकि प्रोरोग करने की पावर, प्रोरोगेशन की पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास है, स्पीकर के पास नहीं है। इसीलिए जब प्रेसिडेंट को पता चलता है कि स्पीकर ने यहाँ पे एडजर्नमेंट सिनेडाई ले लिया है, यानी उनके काम खत्म हो चुके हैं, फिर कुछ समय रुक के प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन देते हैं कि सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, सेशन का प्रोरोगेशन हो गया है, और सेशन बंद हो जाता है। फिर अगला सेशन अगली बार शुरू होगा। तो इस तरह से ये चलता है एडजर्नमेंट सिनेडाई। तो अभी लोकसभा के साथ ये हुआ है, तो अब ये न्यूज में रहा है। करंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, जो कि शेड्यूल था कि वो 12 अगस्त को खत्म होगा, बट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एडजर्न कर दिया हाउस को सिनेडाई फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, ये हमको देखने मिलती है। और वैसे ही राज्यसभा ने भी खुद को एडजर्नमेंट सिनेडाई कह दिया है। ये सेशन में हमने क्या क्या काम किए, ये सेशन में हमने फाइनेंशियल बिल पास किए, जो सेशन अभी बंद हुआ है उसमें फाइनेंशियल बिल पास किए गए हैं। बिल टू अमेंड वाक लॉ, जो वाक लॉ है उसको यहाँ पे अमेंड किया गया, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखिएगा वाक बोर्ड को लेके। तो वाक लॉ यहाँ पे बहुत न्यूज में रहा है, तो वाक लॉ जो है उसको भी लाया गया, was introduced and referred to joint committee amid protest। तो उसको लेके बहुत प्रोटेस्ट चले, इसलिए उसको जॉइंट कमेटी के पास भेजा गया है कि वाक करके जो लॉ है उसके साथ क्या होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी हाउस की कितनी थी, हमको जितना काम करना था उससे कई ज्यादा हमने काम कर लिया। 130% हमने काम कंप्लीट किया, अपने 100% से ज्यादा काम, एक्स्ट्रा के काम भी हमने कर लिए हैं, ऐसा यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। टोटल 12 गवर्नमेंट बिल्स जो होते हैं वो इस सेशन में आपको देखने मिले, जो इंट्रोड्यूस हुए थे, और हम कहेंगे इंट्रोड्यूस्ड इन मॉनसून सेशन, एंड 4 बिल्स वेर पास्ड, और इसमें से 4 बिल पास भी हो चुके हैं। यानी हमारे सरकार ने 4 एक्ट बना डाले हैं, और हमारे सरकार ने सेशन में टोटल 12 बिल्स रखे थे। इतना ही नहीं, तो बिल्स जो होते हैं विच वर पास्ड आर एज फॉलोज, कौन कौन से बिल पास हुए हैं उसका नाम यहाँ पे दिया है। द फाइनेंस बिल 2024 ये पास हो चुका है। बजट आया था इस बार, उसको पास कराया गया है। बजट वैसे बजट सेशन में आता है, बट इलेक्शन होने के कारण वो मॉनसून सेशन में रखा गया है। फाइनेंशियल बिल पास किए, बजट के साथ कुछ फाइनेंस बिल पास करने पड़ते हैं, वो हमने पास कर लिया है। एप्रोप्रिएशन बिल पास करने पड़ते हैं बजट के साथ साथ, तो वो भी हमने पास कर लिया है। एक है जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2004, ये भी पास कर लिया है। और भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बीच में करंट अफेयर में मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 ये भी पास हो चुका है। तो 4 टोटल बिल्स यहाँ पे हमने पास किए हैं। पार्लियामेंट के टोटल 3 सेशंस होते हैं हर साल। पहला सेशन जो होता है उसको बजट सेशन कहा जाता है। जो बजट सेशन होता है वो फरवरी से मई के बीच में चलता है। दूसरा जो सेशन होता है उसको मॉनसून सेशन कहा जाता है, और ये जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। तीसरा सेशन जो है ये विंटर सेशन कहा जाता है, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। यहाँ जो मंथ लिखे हैं वो सिर्फ एक टाइम है, जरूरी नहीं है कि उतने ही टाइम सेशन चलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस बार को अगस्त में खत्म कर दिया मॉनसून सेशन, जो कि सितंबर तक चलना चाहिए था। तो कभी कभी सेशन जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाते, कभी कभी टाइम पे शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाते, कभी कभी जल्दी शुरू होकर लेट खत्म हो जाते, कभी कभी टाइम पे खत्म होकर लेट भी खत्म होते हैं, कुछ भी हो सकता है। यू कैन चेंज दिस मंथ्स, ये तो नॉर्मली बताया इतना टाइम रहना चाहिए सेशन का। हमारे पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा सेशन है, जो सबसे बड़ा सत्र है, उसको अधिवेशन सत्र भी कहा जाता है, जो भी आपको कहना है, वो है सबसे बड़ा बजट सेशन, और सबसे छोटा जो सेशन है वो है विंटर सेशन। तो सबसे बड़ा सेशन बजट सेशन होता है, सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है, ये याद रखिएगा। तो 3 बार हमारा हाउस साल में मिलता है, 3 सेशंस में। तो इसको बजट सेशन कहते हैं, यहाँ बजट रखा जाता है। बट इस बार इलेक्शन होने के कारण बजट जो है मॉनसून सेशन में रखा था।
जब इलेक्शन होता है तो 2 बार बजट रखे जाते हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन का साल होता है, जिस साल इलेक्शन होने वाले उस टाइम 2 बजट रखे जाते हैं। एक बजट होता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट जो होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, जब तक इलेक्शन खत्म होकर नई सरकार नहीं बन जाती और नया सेशन शुरू होकर फिर से बजट नहीं रखा जाता, तब तक ये बजट काम करता है। हर साल नहीं, सिर्फ इलेक्शन होता है उसी साल रखा जाता है, और जब हमारी सरकार बन जाती है तो वो फिर से एक बार फिर बजट रखते हैं, जो कि परमानेंट बजट होता है उस साल का। जैसे कि इस बार ये बजट जो है ये मॉनसून सेशन में रखा गया, जो हमारा नॉर्मल बजट है वो। तो इस तरह से ये जो सेशन था ये था पार्लियामेंट्री सेशन एडजंट सिनेडा है, और इसका जो न्यूज का जो है वो है टीएम। तो यहाँ पे आपको ये काफी सारे अलग अलग सोर्सेज देखने मिलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ नहीं करना है, प्रिपरेशन के वक्त आपको एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है, और जो करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रेगुलरली फॉलो करना है। एक न्यूज़पेपर की रीडिंग रखने की आदत रखिए हर रोज की, और ये न्यूज जो मैं कवर करता हूँ वो अच्छे से पढ़िए। आपका बहुत सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा लगभग। उसके बाद छत्तीसगढ़ टू गेट न्यू टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ जो है उसको नया टाइगर रिजर्व मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, और ये टाइगर रिजर्व बन रहा है तो इसकी न्यूज जाती है एनवायरमेंट में। तो छत्तीसगढ़ टू गेट न्यू टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ रिसेंटली क्लियर्ड लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल। बहुत समय से एक प्रपोजल रखा था कि नया टाइगर रिजर्व बनाया जाए, जो कि हमारे देश का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रहने वाला है। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो काफी कम होते जा रही है, घटती हुई दिख रही थी छत्तीसगढ़ में। उसको अच्छा करना है तो टाइगर रिजर्व बना के उस एरिया में टाइगर को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। उसके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है टाइगर रिजर्व। बैकग्राउंड, छत्तीसगढ़ टाइगर पॉपुलेशन जो होती है वो 46 थी 2014 में, सिर्फ 46 टाइगर्स थे वहां पे। वो 17 तक पहुंच गई है 2022 में। बहुत कम हुए टाइगर, 46 से एकदम 17 पे पहुंच जाना कुछ साल में, ये अच्छी बात नहीं। टाइगर्स की संख्या जहां बढ़ानी चाहिए वहां कम होते हुए दिख रही थी, इसीलिए यहाँ पे नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो ये है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देखिए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा रिजर्व है फॉर टाइगर्स। नाम याद रखेगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। जो डिसीजन होता है रिजर्व बनाने का वो तब लिया गया जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसा करने बोला। एक पीआईएल डाली गई थी जुलाई 15 को कि भाई देखो कि स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं उनको 4 हफ्ते दिए जाए कि हमको सोचने के लिए समय दो, हम टाइगर रिजर्व बनाएंगे। सुप्रीम हाईकोर्ट तो बोल रहा था कि बनाओ, बट हाईकोर्ट के पास थोड़ी सी टाइम मांगा था कि हमको ऐसा प्रोसीजर्स क्लियर करने के लिए टाइम दो, तो 4 हफ्ते का टाइम उनको दिया गया। 2019 में वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने फाइल किया था पीआईएल इन द हाई कोर्ट, जहां पे उन्होंने बोला था कि ये जो बिग कैट की पॉपुलेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन है, ये कम होते जा रही है स्टेट में। पीआईएल जो होता है उन्होंने गवर्नमेंट को एक्यूज बताया था, उन्होंने गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया था कि गवर्नमेंट जो एक्शन नहीं ले रही है, वो कोई टाइगर रिजर्व नहीं बना रही, इतना सब खराब होने के बावजूद भी, और यूनियन मिनिस्ट्री भी ये काम नहीं कर रही है। 2012 में से ये काम चल रहा है और कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ऐसी पीआईएल डाली गई थी। 7 अगस्त को जो स्टेट है, स्टेट कैबिनेट मर्ज रीजन्स ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला सेंचुरी दोनों को एक कर देता है स्टेट। ये हुआ 7 अगस्त को, और लोकेटेड था ये डिस्ट्रिक्ट मनेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट करके जो है वो चिरमिरी डिस्ट्रिक्ट आता है एक, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है इन सबको एक करके इन्होंने बनाया है एक नया टाइगर रिजर्व। इसमें 2 जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला सेंचुरी, इन दोनों को एक कर दिया और टाइगर रिजर्व बनाने का यहाँ पे प्रोविजन रखा है। तो इसको कहा जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व रहेगा हमारे देश में। ये कितना बड़ा है तो 2829 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने मिलते हैं। अब हम कहेंगे कि 4 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है ऑफ छत्तीसगढ़ ये आते हुए दिखते हैं। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है इज द कंट्रीज, हम कहेंगे कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा, ये क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है श्रीशैलम में जो है वो, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का ये है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। उसके बाद नंबर आता है मानस टाइगर रिजर्व का, 2nd लार्जेस्ट एरिया इसका है 2837। और अभी आपको पता है कि ये जो है गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है
जैसे मैंने बताया ये भी काफी बड़ा है और ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है जो हमारे देश का रहने वाला है। तो ऊपर के जो दो है बड़े बड़े वो मैंने आपको बताया, और इसका जो एरिया है वो भी मैंने आपको बता दिया। जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है इसका भी एरिया आपको पता चल गया। तो इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है ये याद रखना है आपको, बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ को नया टाइगर रिजर्व मिल रहा है जिसका नाम है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व, क्योंकि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला एक अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को एक करके टाइगर रिजर्व, इन दोनों के एक करके उस एरिया में टाइगर का हम प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करने वाले हैं। चलो, तो ये एक और करंट न्यूज थी जिसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। आगे आपको देखने मिल रहा है वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी। आरवीपी की बात करें, विज्ञान पुरस्कार की बात करें, तो इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है, पूरी लिस्ट अनाउंस की गई है फर्स्ट एवर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2014 के अवार्डीज के नाम। तो यहाँ पे लिस्ट आई है और पहली बार ये दिया जा रहा है। अवार्ड सेरेमनी जो है ये 23 अगस्त को हो गई, यानी हम कहेंगे होने वाली है। 23 अगस्त को इसको शेड्यूल कर दिया गया है। 23 अगस्त को ये राष्ट्रपति भवन पे के कल्चरल सेंटर पे होने वाली है और इसी दिन विद द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे इसी के साथ ये मनाई जाएगी। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है ये प्रेस्टिजियस सेट ऑफ अवार्ड्स है जो इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन कर रहे हैं उनको भी अवार्ड दिए जाए। ये जो अवार्ड्स है ये नेशनल ऑनर जैसे पद्म अवार्ड्स है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब जैसे ही ये एक अवार्ड रहेगा जो कि आपको नाम यहाँ पता चल रहा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से एक रहेगा देश का। इसमें कैटेगरीज ऑफ अवार्ड क्या क्या है, तो जैसे भारत रत्न होता है वैसे विज्ञान रत्न अवार्ड होगा, जैसे पद्मश्री होता है वैसे विज्ञान श्री होगा। उसके अलावा विज्ञान टीम और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भारत में, या ऐसे अलग अलग अवार्ड्स आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग नाम देख लेते हैं। पहला है विज्ञान रत्न, जो लोगों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स रहे हैं साइंस के या किसी भी फील्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उनको दिया जाएगा विज्ञान रत्न, सबसे बड़ा अवार्ड होगा। दूसरा होगा विज्ञान श्री। विज्ञान श्री जो होता है वो कोई अगर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी में तो उनको भी दिया जाएगा। विज्ञान टीम अवार्ड जो है वो टीम को दिया जाएगा जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या किसी लोगों ने काम किए है और उन सब ने मिलके कुछ तो भी इनोवेशन किए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ये जो है ये अवार्ड जो है ये हाईएस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी अवार्ड है जो यंग साइंटिस्ट को दिया जाएगा जिनकी एज 45 ईयर्स से कम है, उनको जो अवार्ड दिया जाएगा वो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड होगा। तो ऐसे है, तो ये आप सोच रहे कि शांति स्वरूप भटनागर का नाम यहाँ क्या है, तो यहाँ पे शांति स्वरूप भटनागर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, स्वरूप शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर। ये कौन थे, एसएसबी कौन थे, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है एसएसबी शांति स्वरूप भटनागर, इनके कंट्रीब्यूशन पढ़ के रखिएगा। अब न्यूज में रहे तो इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। वैसे एसएसबी तो मैं भी श्रेयस संजय बड़ी है, तो मेरा भी शॉर्ट फॉर्म वही है। तो ये है एसएसबी शांति स्वरूप भटनागर। उसके बाद एलिजिबिलिटी, किसको ये अवार्ड मिल सकते हैं, कौन कौन है जिनको अवार्ड मिल सकते हैं, क्या हमें मिल सकते हैं या किसको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो अवार्ड है ये साइंटिस्ट लोगों को मिल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उनको मिल सकते हैं, जो इनोवेटर्स है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के या जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं उनको भी अवार्ड दिए जा सकते हैं। ये जो अवार्ड होते हैं इसमें सबसे पहले बता दूं कि रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अब्रॉड, जो इंडिया के ओरिजिन के बट कहीं और की सिटीजनशिप ले ली है बट वो कहीं ना कहीं नाम रोशन कर रहे हैं हमारे इंडिया के ओरिजिन के लोगों का, तो उनको भी अवार्ड दिए जा सकते हैं। जरूरी नहीं इंडिया के सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन के भी लोगों को मिलेगा। बात अलग है कि एकदम जो फॉरेन ओरिजिन का उसको नहीं मिलेगा, हमारे जो लोग हैं वो ओरिजिन के, हमारे ओरिजिन के बट वो कहीं और की सिटीजनशिप ले चुके हैं उनको भी मिल सकता है। कौन कौन से फील्ड में अवार्ड दिए जाएंगे, तो टोटल 13 फील्ड से जिसमें अवार्ड मिल सकते हैं। तो देख लें आप अगर इस फील्ड में बैठते होंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब में जो लोगों ने कुछ अपना योगदान दिखाया है उन लोगों को ये अवार्ड दिए जाएंगे जो विज्ञान अवार्ड है वो। नॉमिनेशन एंड अनाउंसमेंट, नॉमिनेशन जो है उनको एनुअली इनवाइट किया जाता है जनवरी 14 से तो फरवरी 28 तक। अवार्ड अनाउंस किए जाएंगे मई 11th नेशनल टेक्नोलॉजी डे है उस दिन ये याद रखेगा 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे करके सेलिब्रेट करते हैं। सेरेमनी जो होती है वो 23 अगस्त को होगी, वो इसीलिए
क्योंकि नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को आता है, ये पूरे दिन अच्छे से याद रखिएगा। 11th में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, अगस्त 23 नेशनल स्पेस डे। जितने भी नॉमिनेशंस हैं जिनको आरबीपी अवार्ड्स मिलने वाले हैं प्लेस्ड बिफोर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी, उनके नाम वहां रखे जाते हैं। वो कमेटी जो होती है वो पूरा आपके जांच पड़ताल करती है कि बराबर है कि नहीं इन्फॉर्मेशन और सब कुछ, और फिर आपका नाम फाइनल किया जाता है। तो इसमें कौन लोग बैठते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कमेटी। इसमें होते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पीएसए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से विज्ञान पुरस्कार इस बार दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसको आरवीपी कहा जाता है। ये नए तरह के विज्ञान पुरस्कार है और ये न्यूज में रहे हैं। तो ये हमारा जो करंट अफेयर था, इसका सोर्स था हिंदुस्तान टाइम्स। सो इस तरह से आपको ये करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो देखने मिलते हैं। अब बारी है कि हम इसके रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करें। तो चलिए जो एमसीक्यूज है वो क्या है देख लेते हैं। पहला जो एमसीक्यू है, आपको आप ये एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो जो आंसर आपको करेक्ट लगते हैं उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं कमेंट सेक्शन चेक करते रहता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग सीरियसली करंट अफेयर को पढ़ के सही आंसर दे रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। First option is Nagarjun Sagar Srisailam Tiger Reserve. Second is Manas Tiger Reserve. Third is Guru Ghasidas Tamor Pingla Tiger Reserve. And fourth is Sariska Tiger Reserve. ये चारों में से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारे देश का कौन सा है, ये आपको लिखना है। अगला, विथ रेफरेंस टू राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको ये अगला क्वेश्चन जो देखने मिल रहा है, इसमें आपको देखने मिलते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार is prestigious set of award introduced by government of India to recognize outstanding contribution in the fields of science, technology and innovation. This is the first option. Second is these awards are on par with other national honors like Padma Awards. Third is the award also recognize contribution from person of Indian origin abroad. Which of the statement given above is or are correct? First is 1 only, second is 2 only, third is 1 and 3 and fourth is 1, 2 and 3. तो ये है विज्ञान पुरस्कार को लेके, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को लेके दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री से काकोरी को लेके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज कंडक्टेड, सॉरी ये हो गया कंडक्टेड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ने ये कंडक्ट की थी। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इसको लीड किया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह ने। ये है आपका दूसरा स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? फर्स्ट इज 1 ओनली, सेकंड इज 2 ओनली, थर्ड इज बोथ 1 and 2 and D neither 1 nor 2। आपको सही ऑप्शंस ढूंढने हैं, सही जो ऑप्शन है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इस तरह के आज के हमारे करंट अफेयर्स रहे 12 अगस्त 2024 के, और आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने मिले। एमसीक्यूज पे अच्छे से ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स को रेगुलरली सॉल्व कीजिए, रेगुलरली उसको पढ़िए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और सभी आंसर जो है वो करेक्ट निकले एग्जाम में। तो हम मिलेंगे अगले करंट अफेयर में 13 अगस्त के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।